इन द ईयर 2000 जब पूरी दुनिया एक नई सेंचुरी को सेलिब्रेट कर रही थी, आई वॉज सेलिब्रेटिंग माई डिजास्टर्स फॉर्च्यून। देयर वर नो फिल्म, ना पैसा था, ना कंपनी थी। कुछ था तो अगर वो थे वो मिलियन लीगल केसेस जो मेरे अगेंस्ट फाइल हो चुके थे, और टैक्स अथॉरिटीज के रिकवरी नोटिस जो मेरे घर के बाहर लगे थे। ये वर्ड्स है वन एंड ओनली मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के, द बिग बी, जिनको हिंदी सिनेमा का एंग्री यंग मैन भी कहा जाता था, जिन्होंने बहुत सारे फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीते, जो कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एक मेंबर भी रहे, और एक्टिंग के साथ साथ जिन्होंने टीवी प्रेजेंटर, फिल्म प्रोडक्शन और प्लेबैक सिंगिंग के अंदर भी अपना रोल निभाया। अब सोचने वाली ये बात आती है कि जिस इंसान ने इतना कुछ किया हो, इतनी मेहनत के साथ किया हो, ऐसे शब्द उन्होंने क्यों बोले। लेकिन शायद आप ना जानते हो कि अमिताभ बच्चन की लाइफ में एक ऐसा पॉइंट था जब ही वॉज बैंकरप्ट। उनके पास पैसे नहीं थे, ही वॉज अंडर फाइनेंशियल क्राइसिस। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया मेरा। और आज आप जानने वाले हो वही स्टोरी को, वही केस स्टडी को, कि कैसे एक रियल लाइफ हीरो बना अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके। तो ये सब की शुरुआत हुई थी इन 1995 जब अमिताभ बच्चन जी का करियर बिल्कुल टॉप पर चल रहा था। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी उनकी पूरी इंडस्ट्री के अंदर। जाहिर सी बात है, जब सब कुछ अच्छा चलता है तो कोई ना कोई इंसान कुछ और करने की सोचता है, और उन्होंने भी सोचा एक कंपनी खोलने का जिसका नाम था ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी स्पेशलाइज थी फिल्म प्रोडक्शन के अंदर और इवेंट मैनेजमेंट के अंदर। उस समय अमिताभ बच्चन जी का एक विजन था कि एक ऐसी कंपनी बनाए जो कि हॉलीवुड स्टूडियोज के साथ कंपीट कर सके और उनके लेवल के अंदर हम मूवीज को प्रोड्यूस कर सके। द कंपनी वॉज डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू डू विद एंटरटेनमेंट बिजनेस, जैसे फिल्म को बनाना, उसके बनाने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके राइट्स को, आफ्टर दैट सेलिंग द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, मैनेजिंग द एक्टर्स, और एक्टर्स की पॉपुलैरिटी को देखकर जो भी उनके इवेंट्स होते थे वो भी ABCL ही ऑर्गेनाइज कराती थी। और इसके रिलेटेड एरियाज जैसे टेलीविजन प्रोडक्शन में भी ABCL आ गई। जो भी कमर्शियल टाइम होता था वो भी ABCL के थ्रू बिकने लग गया। अमिताभ बच्चन जी का वहां विजन था कि इस कंपनी को उन्होंने 2000 ईयर तक 1000 करोड़ की फिल्म प्रोडक्शन और एंटरटेनमेंट कंपनी बनाना था। कीपिंग देयर विजन इन माइंड, उन्होंने 150 लोगों को पहले साल में रिक्रूट कर लिया, और 15 फिल्म जिनका बजट रिस्पेक्टिवली 3 करोड़ से लेकर 8 करोड़ के बीच में था, उन्होंने 15 फिल्म लॉन्च कर दी। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन राइट ले ली, जिसमें से बॉम्बे मूवी भी थी जिसने बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा काम किया था। और उनके इसी एक साल की मेहनत की वजह से उनके पहले साल का जो रेवेन्यू, जो उनका टर्नओवर रहा, वो करीब 65 करोड़ रुपीस का रहा था, जिसमें से 15 करोड़ रुपए का पहले साल की कंपनी को प्रॉफिट हुआ। एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट फॉर ABCL, लेकिन ये जो एक साल की ग्रोथ थी ये कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर तक नहीं पहुंच पाई। इन 1996 बच्चन साहब को एक ऑफर आता है मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि वो चाहते हैं कि इंडिया में 1996 का मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट हो, और उन्होंने अपनी इवेंट मैनेजमेंट की साइड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इंडिया की एक अच्छी ग्लोबल इमेज बनाने के लिए मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए हामी भर दी। एंड फाइनली मिस वर्ल्ड का 1996 का कॉन्टेस्ट शुरू हुआ 23 नवंबर 1996, जिसके अंदर 88 डिफरेंट कंट्रीज से कंटेस्टेंट्स आए थे कंपीट करने के लिए, एंड द इवेंट एंडेड इन अ वेरी गुड नोट। ABCL ने जितना सोचा था कि उनको प्रॉफिट होगा मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज कराने में, उससे ज्यादा उनको प्रॉब्लम्स और लॉसेस हुए। उस समय अगर आप देखो 1996 के अंदर इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था, औरतों को इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइडेड थी, और मिस वर्ल्ड जैसा कॉन्टेस्ट अगर आप इंडिया के अंदर कर रहे हो तो उसका प्रोटेस्ट होना सा जाहिर था। इनिशियली बहुत सारे वुमेन ग्रुप ने उस कंटेस्ट के लिए प्रोटेस्ट किया, और ऐसे ही चलते हुए प्रोटेस्ट और सीरीज ऑफ इवेंट्स की वजह से मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट को ज्यादा प्यार नहीं मिला इंडिया से। और इसके साथ ही जो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो लोकल इवेंट मैनेजर है जिनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया वो उनको $2 मिलियन की फीस दे। और तभी ऐसी सिचुएशन की वजह से और इतने सारे लॉसेस की वजह से, प्रोटेस्ट के चलते, ABCL को 4 करोड़ से लेकर 17 करोड़ के बीच में लॉस बुक किया। और इसी के बाद एक मार्केट में शोर सुनाई देने लग गया कि ABCL एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल रही है, वो ना ही अपने एम्प्लॉयज को पे कर पा रही है और ना ही उन लोगों को जिनसे वो काम निकलवा रही है। और अगर इतना ही कम था तो जो भी फिल्म्स उसके बाद ABCL ने नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूस करी, डिस्ट्रीब्यूट करी, उसमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस के ऊपर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। जिसके अंदर थी मृत्युदाता, जो कि खुद फ्लॉप रही थी, जिसके अंदर थी 7 रंग के सपने, जो बॉक्स ऑफिस पे इतना ज्यादा नाम नहीं कमा पाई थी। इसके अलावा नाम क्या है, द फाइट, इन सब मूवीज की वजह से ABCL की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम पहले से चल रही थी मिस वर्ल्ड के कंटेस्ट के बाद, वो और बढ़ गई। जब इसके बाद भी कंपनी ने देखा कि कोई काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने एक म्यूजिक एल्बम निकाली जो उस समय के हिसाब से बहुत यूनिक थी, जिसका नाम था AB बेबी, जिसके अंदर अमिताभ बच्चन जी खुद आए थे, उन्होंने डांस किया था। वो एल्बम ने बहुत सारे लोगों की अटेंशन तो जरूर ग्रैब की थी, लेकिन वो कैश जनरेट नहीं कर पाई।
और वो कहते ही है कि जब सक्सेस आती है तो भी बहुत ज्यादा सक्सेस आती है, और जब मुसीबतें आती है तो उनका भी कोई ठिकाना नहीं होता। तो जहां ABCL हर साल लॉस बुक कर रही थी, वहां पे अमिताभ बच्चन जी की एक प्रॉब्लम्स भी आने लग गई उनके प्रोफेशनल मैनेजर्स के साथ, उनके रिलेशन डिस्प्यूट होने लग गए। वैसे तो ABCL के प्रोफेशनल मैनेजर्स और अमिताभ बच्चन जी के अंदर और भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, लेकिन एक ऐसा इशू जो ABCL के मैनेजर्स ने उठाया वो था जब अमिताभ बच्चन जी ने एक स्टेज शो करने का डिसाइड किया नॉर्थ अमेरिका के अंदर। तो उनके CEO और या उनके प्रोफेशनल मैनेजर्स का एक सवाल था कि उस इवेंट की बुकिंग ABCL के थ्रू क्यों नहीं हुई बल्कि कोई और कंपनी ने क्यों करी। इसके जवाब अमिताभ बच्चन जी ने दिए। इसके साथ उनकी बहुत सारी डिबेट भी हुई, बहुत बहस हुई आपस में, और लास्ट में इसका रिजल्ट यही निकला कि वो जो भी प्रोफेशनल्स थे, कंपनी के सारे प्रोफेशनल्स ने रिजाइन कर दिया। अब उस सिचुएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ थे अमिताभ बच्चन जी, उनकी ABCL विदाउट एनी टॉप पोजीशन वर्किंग एम्प्लॉय। इमेजिन कीजिए एक नाव है, और अगर उस नाव के जो कैप्टन है उसी ने बाहर जंप कर दी तो जो लोग उस नाव के अंदर हैं उनका क्या हाल होगा। वही हाल था अमिताभ बच्चन जी का अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। जब AB कॉर्प बना था, शुरुआत के साल में हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। उसके बाद कुछ हमारे साथ ऐसे हम लोगों ने निर्णय लिया जिससे कि हम घाटे में चले गए। एंड इन 1999 ये कंपनी की ये हालत आ गई कि इनको छोटे से छोटा पैसा भी लोगों से उधार लेना पड़ा। कंपनी के पास इतना भी कैश फ्लो नहीं था, सारा का सारा पैसा या तो फिल्म प्रोडक्शन में लग चुका था या तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लेने में लग चुका था। कंपनी के पास अब कुछ कैश फ्लो भी नहीं था, और इतनी बुरी नौबत आ गई थी कि वो अब अपने एम्प्लॉयज को टाइमली पे भी नहीं कर पा रहे थे उनकी सैलरीज। और ऐसे ही चलते हैं मार्च 1999 में उनके जो मेजर क्रेडिटर्स थे, पहला कैनरा बैंक और दूसरा इंडिया पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने उनको लीगल टेक्निकलिटीज में लेना शुरू कर दिया। और अब ABCL के पास कोई और रास्ता नहीं बच गया था, और वो चले गए बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के पास प्रोटेक्शन लेने के लिए अंडर द बैंकरप्सी लॉस। इसी के साथ ही लीगल केस के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट ने अमिताभ बच्चन जी को ऑर्डर कर दिया कि वो अपना घर प्रतीक्षा और 2 फ्लैट्स अब बेच नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस वो अपना लोन रीपे करते कैनरा बैंक को। और वही द इंडियन बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ने अमिताभ बच्चन जी की कंपनी ABCL को एक सिख कंपनी का टैग दे दिया, जिसके ऊपर तकरीबन $14 मिलियन से ज्यादा का कर्जा था। अगर इसको कन्वर्ट करें तो 70 करोड़ रुपीस उस समय के हिसाब से ये कंपनी डेट में थी। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से और इतने सारे बैड सर्कमस्टांसेस की वजह से वो समय आया जब अमिताभ बच्चन जी बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए। उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। He was not having any film। अभिषेक बच्चन जी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि उस समय उनके फादर ने उनको आकर खुद बताया था कि he was in a financial crisis, he don't have any money। और उन्होंने उस समय अपने बेटे से बात की थी रात को बैठकर कि बेटा nothing seems to be working, कुछ काम नहीं कर पा रहे। So that was the kind of situation he was going through। और ये वही समय था जब अमिताभ बच्चन जी बताते हैं कि उनके सारे बिजनेस फ्रेंड्स या उनके सारे फाइनेंशियल एडवाइजर उनको एडवाइस कर रहे थे कि अब आपको ABCL को भूल जाना चाहिए, एक नया चैप्टर स्टार्ट करो लाइफ का। लेकिन अमिताभ बच्चन जी को एक चीज पता थी कि लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया है, और उन्होंने एक विजन बनाया कि ये कंपनी को हम वापस शुरू करेंगे, कि इस कंपनी के ऊपर से सारा डेट उतारेंगे, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वापस से इस कंपनी में फिल्म्स की प्रोडक्शन की जाएगी। सारा जो उसका ब्लेम था वो सब हमारे ऊपर आ गया। तो उसी समय मैंने सोचा कि इसको हम कंपनी को मरने नहीं देंगे, इसमें मेहनत करेंगे, काम करके हमने एक एक पाई जो है सबका घर जा करके हमने लौटाया, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई जो लकड़ी काटा हो किसी ने हमारे सेट के ऊपर, उसको पर्सनली जा करके हमने पैसा वापस किया। एक चीज यहाँ पे हम जरूर कह सकते हैं कि ABCL एज अ कंपनी वाज आउट एंड डाउन, बट AB द स्टार वाज नॉट। अब एक ऐसा दिन आया जब सुबह जल्दी उठकर अमिताभ बच्चन जी गए यश चोपड़ा जी के पास। वहां जाकर उन्होंने अपनी सारी सिचुएशन बताई दैट ही इज नॉट हैविंग एनी मनी, उनके पास कोई फिल्म नहीं है, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी बैंक ने ले ली है, एंड ही इज नाउ बैंकरप्ट। यश चोपड़ा जी ने उनकी सारी बात बहुत कूलली, बहुत कामली सुनी, और उन्होंने उनको ऑफर किया कि आई हैव अ रोल फॉर यू, क्या आप एक मूवी करना चाहोगे जो मैं बना रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जी ने वो रोल करने के लिए हाँ कर दिया, और बाखूबी उन्होंने वो रोल निभाया जो था उनका रोल मोहब्बतें मूवी के अंदर, जो यश चोपड़ा जी उस समय बना रहे थे। और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से वो रोल निभाया कि आज भी मोहब्बतें मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन जी के रोल की मिसाल दी जाती है। एंड आफ्टर दिस विद अ बैंग ही केम बैक टू द स्मॉल स्क्रीन थ्रू KBC, कौन बनेगा करोड़पति। शायद ही कोई ऐसा इंडियन होगा जो कि इस शो के बारे में ना जानता हो और उसने कभी देखा ना हो ये शो। लेकिन अगर आज से पीछे जाकर हम 2000 ईयर में देखें तो शायद ही कोई होगा जो कि सोच सकता होगा कि ये शो इतना सक्सेसफुल होगा और इसकी वजह से अमिताभ बच्चन जी की जिंदगी में बहुत बड़ा बाउंस बैक आएगा। क्योंकि उस समय एक ऐसा टाइम चल रहा था जब कोई फिल्म एक्टर अगर टेलीविजन पे आ रहा है तो दैट वाज सीन एज एन स्टेप बैक,
एक फेलियर गिना जाता था उनके करियर का, बट हुआ इससे बिल्कुल उल्टा। और इसकी वजह से अमिताभ बच्चन जी अपनी पॉपुलैरिटी रीगेन कर पाए, अपना फेम रीगेन कर पाए, और इसके साथ ही स्टार प्लस को भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और अच्छी पॉपुलैरिटी मिली केबीसी की वजह से। और इसी के चलते ही 85 एपिसोड्स का स्टार प्लस ने अमिताभ बच्चन जी को उस समय 15 करोड़ रुपए दिए थे। एंड यू वेरी मच नो कि जब भी पॉपुलैरिटी आती है, फेम आता है, तो एक चीज जरूर आती है जिसको हम कहते हैं एंडोर्समेंट, एड्स आई। अमिताभ बच्चन जी के पास बहुत सारी एड्स आने लगी, हर एक ब्रांड उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने लग गया। इसके अंदर थे आईसीआईसी बैंक की एंडोर्समेंट, जहां पे उनको 10 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे उनके ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये सारी फिल्म्स की अर्निंग, टेलीविजन की अर्निंग या एंडोर्समेंट की अर्निंग ने उनको हेल्प करी अपने सारे के सारे क्रेडिटर्स का पैसा वापस करने में और वापस से एबीसीएल की बैलेंस शीट को क्लियर करने में। और कुल मिला के उन्होंने 90 करोड़ रुपीस का डेट पूरा का पूरा रीपे कर दिया। टू रिवाइव हिज विजन, उन्होंने एबीसीएल को बंद कर स्टार्ट करी इन 2001 एबी कॉर्पोरेशन। वो कंपनी अगेन स्पेशलाइज्ड थी फिल्म प्रोडक्शन के अंदर, बट दिस टाइम उन्होंने अपनी टीम बहुत अच्छे तरीके से चूज करी और 2001 से स्टार्ट कर तो इस कंपनी ने बहुत अच्छा रेवेन्यू बुक करा और काफी अच्छे इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हुए अपने प्रॉफिट्स भी बुक करता है। लेकिन इनको रीस्टार्ट करने के बाद अपना पहला बड़ा शॉट मिला जब उन्होंने वापस से डिसाइड करा बिग टाइम फिल्म प्रोडक्शन करने का, और इन्होंने पार्टनर किया रिलायंस बिग फिल्म्स के साथ अपनी फिल्म पा को प्रोड्यूस करने के लिए। पा एक ऐसी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन जी थे, अपने बेटे अभिषेक बच्चन जी के साथ स्टार कर रहे थे, और ये मूवी बनी थी तकरीबन 15 करोड़ रुपए के बजट पे, बट इसने जो ग्रॉस अर्निंग की थी दैट वाज मोर देन 60 करोड़ रुपीस। तो ऐसे ये फिल्म ने बहुत अच्छा रेवेन्यू लाकर दिया था रिलायंस को भी और साथ ही साथ एबी कॉर्पोरेशन को भी। एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर द बच्चन फैमिली। यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी के पास एंडोर्समेंट्स थी, फिल्म्स थे, टेलीविजन प्रोग्राम्स थे, और वहाँ एबी कॉर्पोरेशन के अंदर उनके पास एक एंडलेस लिस्ट थी फिल्म्स की जो कि वहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहे थे। एक इंसान जिसने बहुत मेहनत कर बहुत पैसा कमाया और बहुत फेम कमाई, लेकिन वो सारी की सारी गवा दी कुछ गलत डिसीजंस की वजह से और कुछ गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने की वजह से। और एक ऐसा टाइम भी देखा जब जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, बैंकरप्सी तक की नौबत आ गई थी, लेकिन वहां से फिर उठकर सेटबैक से बाउंस बैक करके he became a role model across generations। आज की जो केस स्टडी थी वो कोई भी हिंदी मूवी की स्टोरी से कम नहीं है। इसके अंदर हम राइज और लो एंड अगेन राइज ऑफ अमिताभ बच्चन जी देख सकते हैं। और यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी ने एक चीज जरूर खुद प्रूफ करी है कि ही इज नॉट ओनली अ रियल लाइफ हीरो, ही इज अ रियल लाइफ हीरो। और उन्होंने हासिल कर लिया वो सब कुछ जो वो डिजर्व करते थे, फाइटिंग अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। नाउ फाइनली अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो, इस केस स्टडी में वो अप्स एंड डाउन्स का सस्पेंस अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। कमेंट करके जरूर बताएं कि अमिताभ बच्चन जी की आपको कौन सी चीज है जो सबसे अच्छी लगती है। इस वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि आपके दोस्तों के पास भी ये कहानी पहुंचे कि जिस लेजेंड को आज हम देखते हैं उनकी स्टोरी एक्चुअली रही कैसी है। तो ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूले, यूट्यूब पे देख रहे हो तो वो जो रेड बटन दिख रहा है उसको जरूर दबाएं ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कोई भी आगे आने वाली केस स्टडी आपसे मिस ना हो। Now you enjoy the other video. I will see you in the next video. Till the time, you remember, aim high and reach high.